हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, गेट के पेपर्स का हम जो है डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का अप्रोच देख रहे थे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी समय में किया जा सकता है। और इसकी एक वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें मैंने 2012 से लेकर के 2015 तक के पेपर्स को डिस्कशन कर दिया था। और आज मैं 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल होंगे उनको डिस्कस करूंगा आपके सामने और अपनी अप्रोच आपको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो है अपने इस वीडियो के लिंक में नीचे जो है अपना द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप का जो है वो आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ जा कर के आप रजिस्टर कर लीजिए और उससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। और साथ साथ जो है वो टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है वो मैं डील कर ही रहा हूँ, तो आप ऐप में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बतानी थी। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2016 के क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए ऑर्गेनिक का सवाल लेते हैं। ओके 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 ये पहला सवाल है ऑर्गेनिक का। देखिए पहला सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। ये कह रहा है कि इसको फ्लिप करेंगे तो क्या कन्फर्मेशन होगा। अच्छी तरह से पता है कि जितने इक्वेटोरियल होते हैं वो एक्सियल चले जाते हैं, जितने एक्सियल होते हैं वो इक्वेटोरियल चले जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर OH कहाँ आ जाएगा, एक्सियल आ जाएगा। इस तरीके से होगा। चेयर का ये वाला फॉर्म आएगा, ये वाला फॉर्म आएगा, तो ये दो तो कट गए आपके। इसमें देखिए OH कहाँ आ गया, एक्सियल। Br ऊपर है, देखिए इक्वेटोरियल हो गया। CH3 ऊपर है, इक्वेटोरियल हो गया। यहाँ पर देखिए OH नीचे आ गया है जो हो नहीं सकता, तो ये दिक्कत है। तो आंसर क्या होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल तो सारे लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अप्रोच है, इसके लिए कोई तरीका है, लेकिन आसान सवाल है, किया जा सकता है जल्दी, तो इसलिए इसको हमने लिया। अब हम जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को डिस्कस करें। चलिए इस सवाल को लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं ना वो बस रिएजेंट की जानकारी पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना अच्छा रिएजेंट पढ़ा है, आपको कितना बढ़िया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है, कितना बढ़िया H2PDC आता है, कितना बढ़िया स्टूडिंग का रिएजेंट आता है, कितना बढ़िया बर्च रिएजेंट आता है, सब चीज़ों की कितनी जानकारी है आपको। और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप के कन्वर्जन की आप आपस में कंपेरिजन करते हैं। और गौर करो बेटा, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एक फंक्शनल ग्रुप कंजुगेट डबल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप N3 है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ N3 को H2 में चेंज किया जा रहा है, यानी कि एजाइड का रिडक्शन किया जा रहा है। अब आ जाओ रिएजेंट पे। H2PDC लोगे तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और N3 भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो कीटोन भी रिड्यूस हो जाएगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया लोगे तो कंजुगेटेड कीटोन का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, जो नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो गया C। अब मेरी बात सुनो, किसी बच्चे को ये बात पता हो कि PPS3 वाटर या PPS3 MECN वाटर N3 को NH2 में चेंज करने के लिए बहुत बढ़िया रिएजेंट है, बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है, और वहाँ वो N3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिस्टर्ब नहीं करता। मान लीजिए अगर ब्रोकन है तो ब्रोकन रखता है, सॉलिड है तो सॉलिड रखता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, बहुत लोगों को पता होता है जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को ना भी पता हो। लेकिन किसी को ये ना पता हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को नहीं रिड्यूस करता, ऐसा नहीं हो सकता। सबको पता है क्योंकि ये 12th से पढ़ते आ रहे हैं, NCERT से। H2PDC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ये आता है लोगों को। और लिक्विड अमोनिया यानी बर्च रिएजेंट कंजुगेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ये सब लोगों को पता होता है। अगर ये पता है, 3 ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन आपके पास बचा। तो अप्रोच सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है,
लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, बढ़िया सवाल है। काफी टेढ़ा लगता है सवाल देखने में, देखिए है ना। जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, जितना जूम पॉसिबल हो सकता है। ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत कठिन सवाल है, हो नहीं पाएगा, लेकिन तरीका है, हर चीज़ का तरीका है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो हर चीज़ का तरीका है। सुनिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड पर OH होता है तो क्या बोलते हैं इसको, इनॉल, और O- होता है उसको बोलते हैं इनोलेट, और ये उसका बोरान इनोलॉग, इसलिए इसको बोलेंगे बोरान इनोलेट। ये क्या है आपका, बोरान इनोलेट। और अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूँ तो 1 2 1 H, यानी कि ये है ई बोरान इनोलेट। कैसा है, ई बोरान इनोलेट। जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है कंडेंसेशन में, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और H2O2 NOH जो है वो ऑक्सीडेटिव वर्कअप दे रहा है। और अगर देखें ध्यान से तो इसको कन्वर्ट कर रहा है दोबारा कीटोन में, और इस कार्बन से एल्डिहाइड पे अटैक करके CC बॉन्ड जनरेट कर रहा है, और उसके अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर रहा है, और वो है एंटी फॉर्म, यानी कि एंटी एल्डोल बना रहा है। जो ग्रुप इस कार्बन पे मौजूद था, मिथाइल वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे मिथाइल मौजूद था, वो मिथाइल, और जो नया ग्रुप OH है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपस में ट्रांस। तो ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि इसमें रिएक्शन होगा तो बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास जो लिखी हुई स्ट्रक्चर है वो है बोरान, इसके ऊपर CHX यानी साइक्लोहेक्साइल का ट्वाइस, और PH डबल बॉन्ड और CH3, और जो एल्डिहाइड है वो इस तरीके से है। और बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप ध्यान से देखें तो बोरान और ऑक्सीजन के बीच में ये लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्सेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बोरान और ये ऑक्सीजन जो OH में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में होने चाहिए। अब आते हैं, देखिए अब गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो बोरान है और जिस कीटोन से, जिस एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है वो एंटी है, जो हो नहीं सकता, तो ये कट गया है। इसमें भी एंटी है तो ये वाला भी कट गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए यहाँ पे इन दो ऑप्शंस पे। अब देखिए CH3 और OH ये दोनों ट्रांस हैं। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे, ये रहा CH3 ऐसे नीचे के साइड, ठीक, और ये रहा हमारा OH। OH कहाँ पे जनरेट हो रहा है बाबू, नीचे की साइड क्या है, मतलब ये एंटी है इसके, और एक ये आपका OH जनरेट हो रहा है। और अगर अंतर देखें दोनों में तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी एंटी है। अंतर बस इतना है बाबू, इसमें pH एक्सियल रखा गया है और इसमें pH इक्वेटोरियल रखा गया है। और आप अगर दोनों के कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो बस कर दिया ये वाला गलत आंसर। और बेटा ये बात अगर आपको पता है ना तो इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म करेंगे इसको, जिसको बोलते हैं मुकमया एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप नहीं कर पाएंगे। और जिस मॉडल को अप्लाई करके इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स किया है तो उसको बोलते हैं आयरलैंड चिलेशन मॉडल, जो आपने सुना भी नहीं होगा। जिमरमान टेक्सलर मॉडल सुना होगा, लेकिन आयरलैंड चिलेशन मॉडल नहीं सुना होगा। तो आपको करना ही नहीं बेटा, आप करिए दिमाग से और टू द पॉइंट, आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो मेरी अप्रोच समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं
काफ़ी आसान सवाल है। एसाइलेटिक इलेक्ट्रोफाइल एसिटिक एनहाइड्राइड है, बोरान ट्राइक्लोराइड के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि साइक्लो पेंटाडाइन टाइप की जो रिंग होती है जिसमें हेट्रोएटम जुड़े होते हैं, आप उनको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, जो कि सुपर एरोमेटिक होते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। जैसे पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन। पायरोल का रेट बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूरान थायोफिन का भी बहुत ज़्यादा होता है, बेंजीन से तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अगर आपने लुईस एसिड के साथ डाल दिया और ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया तो फिर पॉली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो आप चाहेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल किया गया है ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और BF3 जो है वो इस एसिटिक एनहाइड्राइड से एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। और आप जानते हैं कि फ्यूरान हो, चाहे थायोफिन हो, चाहे पायरोल हो, वो हमेशा अपनी अल्फ़ा पोजीशन पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पर जब उसका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उससे बनने वाला कार्बोकैटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, आंसर आ जाएगा इसका आपका, दैट विल बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले सवाल देख लीजिए। बेस लिया है 2 इक्विवेलेंट, पहले ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, फिर दूसरा इक्विवेलेंट कम एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल 1 दिया है, इसका मतलब जहाँ पे प्रोटॉन बाद में निकला है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज़्यादा है। तो जहाँ CH पर रिएक्शन हुआ है वो सही है। निकल गया, ये तो OH जुड़ रहा है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर 1 इक्विवेलेंट दिया होता तो फिर OH पर रिएक्शन होता, लेकिन 2 इक्विवेलेंट दिया है, इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा फिर कम एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल 1 दिया है तो प्रेफरेंस आ गया। तो जो प्रोटॉन बाद में निकलेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज़्यादा है तो फिर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। समझ आ गई मेरी बात? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए बड़ा आसान सवाल, इसलिए है क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको कीटोन से कंपेयर करूँ तो ये अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव है इसका। अमीनो मिथाइल का मतलब कि इसमें जो ये अमीन है और CH2 का पोर्शन है वो आया है कहीं से, और उसको लाने का काम करता है बाबू इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि मैनेज रिएक्शन। आप इसको बेस लेके इनोलेट बना लीजिए और फिर ये सेकेंडरी इमीन डाल दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी कि एमीनियम साल्ट डाल दीजिए। ऐसे डाईथाइलेमीन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाईथाइलेमीन है, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं मैनेज बेस या मैनेज रिएक्शन। अब सुनिए बेटा, जो यहाँ पर आपने टर्सरी एमीन बनाया है वो मैनेज बेस है, प्रोडक्ट का नेचर बेसिक है, इसीलिए इसको मैनेज बेस बोलते हैं, मैनेज रिएक्शन से बनता है। जो इसका टर्सरी अमीन है, बहुत छोटी क्लासेस हम एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी अमीन को टर्सरी अमीन में कन्वर्ट करना है, टर्सरी अमीन को क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में चेंज करना है। तो आप उसका मिथाइलेशन कराओ, जिसको बोलते हैं हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, और हाफ मैन एलिमिनेशन पढ़ा हुआ रिएक्शन आपने। तो इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें इसके आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में, और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इसको बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज कर देगा। और बढ़िया लीविंग ग्रुप अगर में बदल गया और बगल में एसिडिक हाइड्रोजन है और आपने बेस लिया हुआ है, तो पहले इसका प्रोटॉन निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा जो स्टेबलाइज्ड होगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड बनाते हुए लीविंग ग्रुप को निकाल देगा, यानी E1CB एलिमिनेशन हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा C। यानी एक माइकल एक्सेप्टर जनरेट कर रहे हैं आप, यानी कि माइकल डोनर यहाँ अटैक कर सकता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, और माइकल एडिशन दे सकता है, यानी इनोन का फॉर्मेशन आप यहाँ कर रहे हैं। इनोन, समझ गए? बढ़िया, आसान। अगर पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े हैं तो पहाड़ की तरह कठिन है। लेकिन अगर पढ़े हैं तो आपको करना आना चाहिए, और करना आपको तभी आएगा जब सिस्टमैटिक स्टडी होगी, फोकस स्टडी होगी, नहीं तो नहीं। ठीक,
चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। समय नहीं खराब करूँगा बिल्कुल भी, आपको टू द पॉइंट बात करूँगा, मेरी बात सुनेंगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं सुनेंगे आपकी बात। आप सोचेंगे सर इसको मैं कैसे सीख सकता हूँ? सीखोगे, सीखोगे, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी स्पीड नहीं रहेगी जितनी स्पीड मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मैच करती है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। चलिए हमारा एनएटी पार्ट शुरू होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पार्ट शुरू हो गया। देखते हैं कोई सवाल है। ये सवाल है भाई, देखो ये सवाल मैं बताना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। ऑप्शन छोटे करने पड़ेंगे मुझे क्योंकि आएगा नहीं पूरा सवाल, इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए काफ़ी बढ़िया सवाल है। मैं थोड़ा जूम करके आपको सवाल दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं इनका ऑप्शंस की बात करता हूँ। ये सवाल देखिए, साइक्लोपेंटेनोन है जिसके एक अल्फा पर मिथाइल है, दूसरे अल्फा पर CH2 है। ये अल्फा पर मिथाइल है और इसमें CH2, और सेकेंडरी अमीन लगाया गया एसिड के साथ, यानी ये इनामीन बनाया लगा। और इनामीन दो तरीके का होता है, एक होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन। इनामीन का मतलब नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ इनाल, जैसे इन प्लस एमीन होता है, इन प्लस ऑल होता है इनाल, वैसे इन प्लस एमीन होता है, उसको बोलते हैं इनामीन। तो ये आपका हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन, ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन। और मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन जो होता है वो माइनर होता है, क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन का इस मिथाइल के साथ स्ट्रेन होता है जिसको बोलते हैं एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन, और जिसकी वजह से इसका रेजोनेंस नाइट्रोजन के लोन पेयर का डबल बॉन्ड के साथ कम हो जाता है, क्योंकि उसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है हिंड्रेंस की वजह से मिथाइल की, तो ये माइनर हो जाता है। और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन मेजर है तो इसका मतलब रिएक्शन में उधर का साइड इन्वॉल्व होगा जहाँ मिथाइल नहीं है, यानी ऑप्शन में वो छांटो जिसमें मिथाइल की साइड से रिएक्शन ना हुआ हो, यानी मिथाइल की साइड पर फ्री हो मिथाइल। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए आप ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि मिथाइल की साइड से रिएक्शन नहीं किया गया है, साफ साफ पता चल रहा है मिथाइल की साइड पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। बी वाला भी हो सकता है, क्योंकि लग रहा है कि अभी मिथाइल की साइड पर रिएक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आ जाए बेटा सी और डी पे, तो सी और डी पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि मिथाइल वाला साइड रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि मिथाइल पर एक बॉन्ड बना हुआ है और डी पे भी इन्वॉल्व हुआ है, यानी यहाँ पर भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उधर की तरफ से कार्बन जहाँ मिथाइल जुड़ा है। गलत हो गया। अब क्या ज़रूरत है मैकेनिज्म करने की यार, जब सीधे सीधे समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के आपको। और अगर गौर करें तो इसका ए और बी ऑप्शन सेम है, मतलब कि ए और बी ऑप्शन का एक्स और वाई सेम, मतलब एक्स सेम है, ए का एक्स और बी का एक्स सेम, तो क्या ज़रूरत है करने की, आगे बढ़ो, सब हो गया। देखो इतने सारे रिएजेंट लगाए ना मैंने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई ज़रूरत नहीं करने की। सिर्फ इनामीन का कंसेप्ट तुमको पता हो, रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ इनामीन, ये कौन सा इनामीन मेजर होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन में 2 कट गए, 2 बचे, वो कॉमन हो गया, उनमें से कोई एक सही होगा। अब आ जाओ भाई पे, ये क्या है, ये है सल्फोनियम एलिड, मतलब रीजन पड़ा होना चाहिए। तो सल्फोनियम एलिड में अगर अनस्टेबलाइज सल्फोनियम एलिड है तो वो इपॉक्साइड बनाता है, और स्टेबलाइज सल्फोनियम एलिड है और सल्फॉक्सोनियम एलिड है तो वो साइक्लोप्रोपेन बनाता है। तो देखो ये बना रहा है आपका COD जो होगा आपका जो है वो ए और बी में सही हो सकता है, CD तो बढ़ गया बेटा, हो गया। देखो आंसर आ गया, ये कट गया, ये पहले से कट गए थे, ये बचा, हो गया। कलम नहीं उठानी पड़ेगी यार, नहीं उठानी पड़ेगी, ये गारंटी है। सवाल चाहे कितना भी बड़ा, बहुत लेंथ में बड़ा है बाबू, ये रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन है, ये रेजियो सेलेक्टिविटी इन रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन फॉलोड बाय इपॉक्साइड फॉर्मेशन विद सल्फोनियम एलिड। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिज्म करने की, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो। कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है तो मुझे बस वही दिमाग लगाना है जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये अप्रोच अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा अपने को, तभी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जानते हैं बेटा होता क्या है,
मैकेनिज्म करने वाला बेसिक चीज़ों को पकड़ नहीं पाता। जैसे वो यहाँ तक तो आ जाएगा पहले और दूसरे स्टेप तक, लेकिन यहाँ आके फंस जाएगा। ये H+ वाटर क्यों दिया है, एक्वस NaOH हीट क्यों दिया है, उसको नहीं ग्रैस्प कर पाएगा मैकेनिज्म से, और नहीं ग्रैस्प कर पाएगा तो हो जाएगा काम उसका, क्योंकि यहाँ H+ वाटर जो है वो एसिडिक वर्कअप के लिए है और एक्वस NaOH के साथ हीट जो दिया है वो बेसिक वर्कअप के लिए है। अब क्या जाने एग्जाम में कि एसिडिक वर्कअप हो रहा है कि बेसिक वर्कअप हो रहा है कि ऑक्सीडेटिव वर्कअप हो रहा है, क्या पता भाई, एग्जाम में नहीं चलता दिमाग, खासकर ऑर्गेनिक में। तो जितना चलता है उसको जितना डायरेक्शनल चलाएंगे, जितना यूनिक मैनर में चलाएंगे, उतना आपका फायदा। सो होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आया होगा आपको। 2016 का पेपर है, अगर हम डेट में आप कर सकते हैं तो बड़ा फायदा। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये जो है वो आपको इसके थ्रू करना है, फिर भी थोड़ा मदद करेगा आपकी। अभी पहला है, ये है आपका फास्फोनेट एस्टर। ये फास्फोनेट एस्टर है, इसके अल्फा पर CH2 है, COAT है, और सोडियम हाइड्राइड लगा रहे हैं, तो ये फास्फोनेट एस्टर का इलिड बनेगा, HWEP इलिड। इसको बोलते हैं हार्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स फास्फोरस इलिड, जो ई एल्कीन बनाता है। और आप देख रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो इसके एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर रहा है। इसका मतलब अगर बेटा मैं देखूं तो 1 2 1 2, यानी ये ई एल्कीन, ये वाला ई है, ये वाला ई है, बाकी दो जेड है, सी वाला और डी वाला जरूर जेड होगा, या बिल्कुल ये भी जेड है। इसका मतलब ये कट गया। एल्कीन बना था बाबू, यहाँ एल्कीन बनेगा तब H आएगा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था प्रोडक्ट की, शायद मेरे हिसाब से गलत जगह पे लग गया, H गलत जगह पे लग गया। ये तो A B ऑप्शन में होगा बाबू, और ये है SAR+A, यानी SAR+A सिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, जिसको पता होगा वही सवाल कर पाएगा, ठीक। तो A की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि A अलग चीज़ है, AEADAN, SAR+A सिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, SAR+A सिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, SAR+A सिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। मतलब कि ये सवाल अभी फंस रहा है, तभी हो सकता है जब आपको A पता हो। अब A क्या है, कैसे है, वो सब हम बाद में बात करेंगे जब हम पूरा सवाल का डिस्कशन कराएंगे आपको, एक एक सवाल का डिस्कशन। अभी हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, और ये सवाल यहीं तक सॉल्व हो सकता है अगर आप अप्रोच भी लगाते हैं, नहीं तो आपको SAR+A ही आना चाहिए। बाकी पेपर खत्म। ये वाला सवाल भी है, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक ऑक्साइड का बॉन्ड प्लेन में है ना सारा, तो जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है PPH2-, LiPPH2 तो PPH2- है, तो ये अटैक करेगा तो SN2 करेगा, कैसे SN2 करेगा ऐसे। और अगर SN2 करेगा तो जो OH है यानी O- है और PPH2 है वो NT है। देखिए यहाँ NT है, यहाँ NT है, हर जगह NT है। देखिए एक में इधर की तरफ अटैक करा रहा है और एक में इधर की तरफ अटैक करा रहा है। आप जानते हैं कि SN2 में उधर अटैक होता है जहाँ हिंड्रेंस कम है, दो कट गए। और ये दोनों ऑप्शन सेम है, पहले A का M और B का M सेम है, प्रोडक्ट बनेगा CH3I लगा होगा। CH3I क्या करेगा, CH3I जो है PPH2 जो है इसका लोन पेयर PPH3 CH3 पर अटैक करेगा और बना देगा फास्फोरस इलिड। अब आप समझिए इसमें है क्या। अब इसमें है ये कि जैसे बेटिक रिएक्शन होता है ना,
वैसे बिटिंग टाइप रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर जब आप इस बॉन्ड का रोटेशन करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तभी O और P के बीच में बॉन्ड बन पाएगा और तभी इसका एलिमिनेशन हो पाएगा, जिसको बोलते हैं सिन बिटिग एलिमिनेशन। आप लोग जानते होंगे इस बात को कि सिन होना चाहिए OH और PPS3 का पार्ट। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल दोनों सेम साइड में आ जाएगा, यानी कि आपका एल्कीन बनना चाहिए कैसा बेटा, जिसमें दोनों CH3 सेम साइड में है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा ये। तो ऐसे आपको करना है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए बिटिग एलिमिनेशन। और बिटिग एलिमिनेशन भी इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको आता है ना बेटा, तो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। नहीं आप 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट में आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और रेलिवेंट सवाल लेते हैं, जिन्हें आपको मैं अप्रोच बता सकूं। मेरे हिसाब से ये पेपर खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले पेपर पे, 2017। 2017 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए कितना ऐसा सवाल आपको 2016 में भी मिला था, यहाँ भी है। यहाँ 2 तरह का डबल बॉन्ड है, एक कंजुगेटेड कीटोन का डबल बॉन्ड है और एक जो है वो सिंपल डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड। और अगर देखा जाए तो रिएक्शन में ना तो कीटोन को रिड्यूस किया जा रहा है, ना तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया जा रहा है, कंजुगेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया जा रहा है। और कंजुगेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है बर्च रिएजेंट, तो उसको आप सीधा टिक कर लीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो कीटोन में रिड्यूस हो जाएगा, H2 लोगे दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, बोरेन लोगे दोनों डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हो सकता है। खासकर इस डबल बॉन्ड पे तो पहले होगा जो आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो इससे आप कैसे भी, चलो सीधा पता हो तो भी कर सकते हो और उल्टा पता हो तो भी कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, जिनमें हम किसी तरह के अप्रोच को बता सकें आपको। यहाँ देखिए, ये सवाल देखिए, आप देखिए बेस दिया है, कहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक्टिवेटेड मिथाइलिन, 2 कार्बोनाइल के बीच के कार्बन या 2 स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप के डायरेक्ट जो अल्फा कार्बन है, जिस पे 2 एच जुड़े हुए हैं, एक एच जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मिथाइलिन। तो रिएक्शन तो यही होना चाहिए बाबा, यहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड बनना चाहिए, तो कर गए। यहाँ पर भी कार्बन से कोई बॉन्ड नहीं बना, ये भी कर गए। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये है कंजुगेटेड एस्टर, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कंजुगेटेड एस्टर का ये कार्बन हार्ड है और ये वाला जो बीटा वाला कार्बन ये सॉफ्ट है, और इनोलेट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो देता है माइकल एडिशन, यानी डबल बॉन्ड को वहाँ पर तोड़ देता है। माइकल एडिशन का मतलब कि कंजुगेटेड एस्टर के डबल बॉन्ड पर अटैक कराओ और रिएक्शन में डबल बॉन्ड को फिनिश कर दो। ठीक, तो आपका आंसर आ गया, दिस विल बी योर आंसर, सी। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा दादा मुझे की तरह काट दो सवाल को, समझ रहे हो, या तो प्रणाम करके छोड़ दो। आगे आते हैं, ये सवाल देख लो यार, ऐसे बिल्कुल एक सवाल देखिए गेट के पेपर पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ देखो डाइया वाला है, कैसा डाइया वाला बेटा, 1 2 3, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 1,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, और क्या दिया हुआ है इसके साथ, कैटालिटिक अमाउंट में TSOH यानी पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड या PTSA। क्या करेगा बेटा, इसको प्रोटोनेट करो, इसको कंजुगेशन में लाके यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो, इसका करो। ये 1,3 डाइऑल या 1,2 डाइऑल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाबू। प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, देखा जाए क्या कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, यही हो रहा है। आगे आंसर खत्म, अभी सब कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, डन। आसान है,
अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा बेटा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन डर तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, और डर तुम तभी ख़त्म कर सकते हो जब तुम पढ़ो। और पढ़ाई का भी तरीका होता है, सिस्टमेटिक पढ़ो। एक चीज़ पढ़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पढ़ लिया, फिर चौथा छोड़ दिया, उससे नहीं होगा काम। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल लेते हैं भाई। ओके, ओके, ये है आपका ऐसे सवाल लेते हैं जिनको मैं आपको बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। अच्छा सवाल है, और ये आपको बढ़िया रिएजेंट भी मिल रहा है यहाँ पे। फेटिजेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको, सिल्वर कार्बोनेट के साथ अगर सिलाइट रेजिन लिया जाए तो उसको बोलते हैं फेटिजेंस रिएजेंट। एक होता है फेंटन्स रिएजेंट, एक होता है फेटिजेंस रिएजेंट। फेटिजेंस रिएजेंट का मतलब होता है सिल्वर कार्बोनेट लिया जाए ऑन सिलाइट रेजिन, बेसिक रेजिन होती है बेटा, उस पर सिल्वर कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत होती है फेटिजेंस रिएजेंट की कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए सबसे ज़्यादा रेट शो करता है ऑक्सीडेशन के लिए, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, और सबसे कम रेट शो करता है प्राइमरी अल्कोहल के लिए। तो ये क्या करेगा बाबू, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड। और ये बहुत बढ़िया रिएजेंट है लैक्टोन बनाने के लिए। अगर 1,4 डाइऑल, 1,5 डाइऑल या 1,6 डाइऑल आपने लिया है तो उससे आप जो है वो लैक्टोन बना सकते हैं। कैसे बनेगा लैक्टोन, इसका कर देगा कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और फिर इस अल्कोहल का दोबारा अटैक कर देगा बेस की प्रेजेंस में। मतलब कि सिलाइड जो है वो बेसिक नहीं, एसिडिक रेजिन है, सॉरी एसिडिक रेजिन है, बेसिक नहीं है बेटा। तो ये जो है वो OH के साथ फिर हेमिस्टर बना लेगा और फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपका जो ऑप्शन देखिए बन के तैयार हो रहा है वो कहाँ है बेटा, इसमें कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन यहाँ है, सी विल बी योर आंसर। ये तो कट ही गए, लैक्टोन बन गया है इसमें, ये हो गया। तो ऐसे करिए आप कि आपका समय भी ना लगे और आंसर भी बहुत जल्दी निकले। तो ऐसा तभी कर सकते हैं आप जब आपकी सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी। ठीक है, तो मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ, रिएजेंट, नेम, रिएक्शन और मैकेनिज्म तो आना ही चाहिए, खासकर रिएजेंट की जानकारी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। अभी हम तुमको बताए हैं, इसके पहले 2016 के सवाल में हमने बताया है, अभी जस्ट इनामीन का कॉन्सेप्ट बताया था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन और मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन में लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन जो होती है वो मेजर होती है। यानी यहाँ से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जामिथाइल वहाँ से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये कट गया, ये भी कट गया, 2 बचे, सेम हो गया। जहाँ भी बी आर है वहाँ पर हिंड्रेंस कम है, जबकि कंजुगेशन के डबल बॉन्ड पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, यानी कि कंजुगेटेड SN2 या SN2 प्राइम नहीं होगा, लेकिन SN2 होगा, डायरेक्ट SN2 होगा। तो आपका आंसर आ गया बाबू। और बाद में जो इमीनियन साल्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करके दोबारा कीटोन बन गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी कट गया। दैट्स इट। काट डालो सवाल को गाजर मूली की तरह यार, अगर तुमको पता है चीज़ तो। लेकिन सही तरीका, सही अप्रोच, सही मैनर, सही वे, सही तरीका, सही टेक्निक आपको आनी चाहिए। ठीक है, कौन कहता है कि गेट के सवालों की प्रैक्टिस करी, नेट के सवालों की प्रैक्टिस करी तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता? फॉर्मेट वाइज रिपीट होता है, एग्जैक्ट सवाल भले ना रिपीट हो लेकिन फॉर्मेट रिपीट होता है। अब हम आते हैं, एक सवाल यहाँ देख लो यार। अब देखो इसको कितना आसानी से मैं सॉल्व करूँगा तुम्हारे सामने, देखना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45 है,
पूरा ऑप्शन में आपके सामने रख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड दिया गया है और उसके साथ कंजुगेशन है डबल बॉन्ड का। देखो ध्यान से, एसाइल क्लोराइड है, NaN3 है, तो एल्यूमिनम हीट है, और Cl है तो बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो N3 अटैक करके एसाइल एजाइड बना देगा। क्या बना देगा? एसाइल एजाइड। और अपने दिमाग में याद करो और बताओ कि एसाइल एजाइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रिन। या एसाइल एजाइड के साथ अगर तुम हीट अप्लाई करते हो, लाइट अप्लाई करते हो, तो N2 गैस निकल जाती है और नाइट्रिन बन जाता है। या अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तुमको कभी भी कोई एजाइड मिले इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमेशा दिमाग में याद करो वहाँ पे होता है नाइट्रिन का फॉर्मेशन, एसाइल नाइट्रिन। और वो जो रीअरेंजमेंट देता है उसको बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट, और कर्टियस रीअरेंजमेंट में बनता है आइसोसाइनेट। अगर ये पता है तो ये आंसर हो पढ़ जाएगा। खत्म। आइसोसाइनेट। जितनी सिस्टमेटिक, जितनी रिदम, जितनी प्रैक्टिस, जितना कंसेप्ट, जितनी बढ़िया तरीके का सिंक्रोनाइजेशन आप करके रखेंगे पहले से, उतना एग्ज़ाम में आपको फायदा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, मुझे पता है। कोई अगर दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल नेट के पेपर में भी आ गए हैं, आप देखिए मैं नेट के पेपर में ही दिखाऊंगा। बस पहचान लो, और नहीं पहचान पाओगे तो सर के बल खड़े हो जाओ, तब भी नहीं होगा सवाल। मैकेनिज्म तो भूल ही जाओ। इसी लोग करते हैं बेटा पेपर हम लोग और नहीं पढ़ लेते हैं, फिर भी सवाल एग्जाम में नहीं होता है। सही बात है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि एग्जाम में करने के लिए आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। अब 2018 में रहते हैं, 2018 में सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। अब यही सवाल ले लो यार, देखो थोड़ा एल डी है ना, एल डी तुम्हें पता है एल डी क्या करता है बाबू? एल डी उधर से प्रोटॉन निकालता है जहाँ से हिंड्रेंस नहीं है। तो यहाँ देखो हिंड्रेंस नहीं है ना, यहाँ हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस है, ए पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, बी पर हिंड्रेंस कम है, यानी एल डी कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा? बी से। तो बी पर जुड़ेगा एस सी, और H2O2 से क्या होगा? H2O2 हमेशा ध्यान रखना है, H2O2 क्या करता है? किसी भी हेटेरो एटम को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेन काम इसका यही होता है। जैसे यहाँ सेलेन ऑक्साइड बन गया और फिर इसको हीट किया गया बाबू, तो ये इसका एच निकल के सिन एलिमिनेशन कर देगा। इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन ऑफ सेलेन ऑक्साइड। सिन एलिमिनेशन ऑफ सल्फॉक्साइड भी होता है बाबू। सिन एलिमिनेशन ऑफ ओ थायोस्टर होता है, इसको जैंथेट एस्टर बोलते हैं। चुगेव एलिमिनेशन। पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी एमिनो ऑक्साइड होता है, जिसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन ऑफ टर्सरी एमिनो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। पायरोलिसिस ऑफ ओ एस्टर होता है, तो सबका सब सिन एलिमिनेशन है। मैकेनिज्म होती है एलिमिनेशन में EI, इंटरनल एलिमिनेशन, उसी का ये एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो जिसने भी पढ़ा है थोड़ा सा, कोई सवाल को आसानी से निकाल सकता है। और थोड़ा सा मैकेनिज्म की भी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ा होना चाहिए। वैसे मैकेनिज्म के साथ साथ थोड़ा रिएजेंट भी है इसमें। अब हम आते हैं ये हम आपको बताना चाहिए बेटा, बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पर बढ़िया सवाल। इसके साथ बेस है, बल्कि बेस है, तो कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा? दो प्रोटॉन, एक लेस हैंडेड वाला कार्बन है यहाँ पर, इसका प्रोटॉन निकाल सकता है, एक बोर हैंडेड। आपको पता है बेटा वैसे भी बेस है, बल्कि बेस है, तो उसका प्रोटॉन निकालेगा जहाँ से हिंड्रेंस कम। तो ये वाला रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ये वाला नहीं होगा। और बाबू इतना तो क्लियर है आपको भी, ये ऊपर है तो ये वाला भी ऊपर से ही अटैक करेगा, लेकिन रिएक्शन इसी डबल बॉन्ड पे होगा। और इस डबल बॉन्ड पे होगा तो बनेगा साइक्लोप्रोपेन। तो देखो जो साइक्लोप्रोपेन इस डबल बॉन्ड पे है वही सही हो सकता है। ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, इतना दूर अटैक नहीं कर सकता, ये भी कट गया, आंसर हो गया। और बाद में सल्फर हटाने के लिए राने निकल लिया गया। राने निकलेगा डी सल्फराइजिंग रिएजेंट, हाइड्रोजिनोलाइसिस करेगा कार्बन सल्फर बॉन्ड की, सल्फर अलग हो जाएगा। राने निकल बेस्ट रिएजेंट है इसका। ऐसा एक सवाल आपको नेट में भी मिलेगा,
अगर आप नेट का पेपर देखेंगे दिसंबर 2016 का, तो वहाँ पर भी एक ऐसा सवाल है। वैसे ये क्लेडन का सवाल है। क्लेडन की पुरानी बुक देखेंगे तो आप पुरानी बुक में मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 48 है, सल्फर कंपाउंड्स का चैप्टर है, वहाँ से ये सवाल उठाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई सवाल लेते हैं। ये सवाल देखिए बेटा, अच्छा सवाल है। ये BS3 है, ये एस्टर है, तो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता BS3, तो ये वाला ऑप्शन भी कर गया इसका, ये भी कर गया, दोनों को रिड्यूस नहीं करता तो ये वाला भी कर गया आंसर। ऐसे होगा क्या बेटा, इसमें जो है वो आपने एसिड लिया है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो जो ये एस्टर है टर्शरी एस्टर, वो क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बनाते हुए इस तरह से देखिए प्रोटोनेट करेगा और ये बॉन्ड इधर करके स्टेबलाइज्ड कार्बन बनाएगा और SN1 मैकेनिज्म से इसकी हाइड्रोलिसिस करके इसको एसिड में चेंज कर देगा। तो जो टर्शरी एस्टर है पहले उसकी रेडियो सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस हो जाएगी बेस के साथ, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा वाला एस्टर बचेगा। और बोरेन रिएजेंट का सबसे बढ़िया काम होता है कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अमाइड, लैक्टम और एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर और लैक्टम। बहुत बढ़िया काम है। जो रिएजेंट पढ़ता है उसको पता होती है, इसकी जानकारी होती है, उसके सवालों की प्रैक्टिस सीधी की जाती है। कभी भी मैं रिएजेंट पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई, जब तुम मैगी खाते हो तो यानी कि मैगी खाते समय मैगी वाले को फ़ोन करते हो, भैया इसके मसाला में क्या चीज़ डाले हो थोड़ा बता दो हमको, जब बताओगे तभी खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। आप मैकेनिज्म नहीं पूछते हो मैगी बनने की, आप सीधे खा कर उसका मज़ा लेते हो। ऐसे ही रिएजेंट भी सीधा खाओ और मज़ा लो उसका। और मज़ा तभी लोगे ना जब उससे तुम खेलोगे। उल्टा वो तुम्हारे साथ खेल गया तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो, दूसरा का दूसरा रिजल्ट निकल आएगा। सोचे थे कुछ और, बन कुछ और जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ये ऑप्शन है, ये बढ़िया सवाल है बेटा, वैसे तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, ओजोनोलाइसिस है यहाँ पे। इसकी ओजोनोलाइसिस होगी तो इससे इधर एल्डिहाइड बनेगा, और ओजोनोलाइसिस के बाद अगर H2O2 दिया है और प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बन रहा है तो उसका ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और अगर ओजोन के साथ Me2S है, PPS3 है, जिंक है, तो वहाँ एल्डिहाइड का फर्दर ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि उसका जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है वो ट्रैप्ड हो जाता है। तो यहाँ पर एसिड बन जाएगा और हीट करेंगे बाबू, तो एक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ से होगा, एक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ स्टेबलाइज्ड कार्बन बन रहा है। और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों CH में डीकार्बोक्सिलेशन में जाएंगे, तो 4 क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए इसमें। एक ये COMe, एक ये और बाकी ये निकल जाएंगे दोनों, ये बनेंगे आपके प्रोडक्ट। इधर से भी डीकार्बोक्सिलेशन, इधर से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दो कार्बन कम हो जाएंगे, इधर से 2 कार्बन, इधर से 2 कार्बन, दो कार्बोनाइल कम हो जाएगा, मतलब एसिड के जो दोनों कार्बोनाइल है ना वो कम हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है इसके फाइनल प्रोडक्ट में 4 आंसर। ठीक, समझ में आ गई होगी मेरी बात, बढ़िया। डीकार्बोक्सिलेशन एसिडिक भी होता है बेटा, बेसिक भी होता है, और एक न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, इसको बोलते हैं कार्पेटो डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2018 का पेपर खत्म हो गया भाई। का देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, 53 का आंसर दिया हुआ है 4.0 to 4.0 4 उसका आंसर है, वैसे तो बता दिया मैंने। चलिए अब आपका जो पेपर है 2018 खत्म हो गया। अब 2018 के बाद 2019 और 2020 इसके पेपर को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आए हुए पेपर हैं।
तो मैं 2019 और 2020 के पेपर को अलग अलग और पूरा डिस्कस करूँगा आपसे। मतलब ये ट्रेंड बताएगा कि अब क्या परिवर्तन हो रहे हैं गेट के पेपर में, और हमें अपनी स्टडी को कितना और ऊपर ले जाना है, और क्या उसमें और ऐड करना है कि एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, तो चलिए यहीं पर वीडियो रोकते हैं। मेरी अप्रोच का ये दूसरा वीडियो था गेट के क्वेश्चन पेपर्स का। 2018 तक के पेपर्स को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गेट 2019 और गेट 2020 ये दोनों पेपर के ऑर्गेनिक के सवालों को कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा, और आपके सामने ये बात रखूंगा कि पहले के ट्रेंड में और अभी के ट्रेंड में क्या अंतर है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम उस ट्रेंड को फॉलो करें और उसके क्वेश्चंस को आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। पेपर आसान हो तब भी, डिफ़िकल्ट आ जाए तब भी, और बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए तब भी, तीनों तरह के सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए तो यहीं रोकते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। आपको पसंद आए वीडियो तो कुछ नहीं, मुझसे जुड़ जाइए, अपनी बात रखिए मुझसे, मेरे से ऑर्गेनिक सीखिए। मेरी कोई ऑर्गेनिक का पार्ट आपको बढ़िया लगता है तो उसको लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।